Hello, good morning all. Our today's topic is the value of supply, and I have completed with the time of supply, in which we have already discussed sections 12, 13 and 14, which is applicable for CMA Inter. And today I will start with the next chapter, which is value of supply. So what do you think? What is the value of supply? Value of supply in common terms is nothing but the amount paid by the recipient of supply to the supplier as consideration for supply, also known as transaction value. It means value of supply is the figure upon which tax is levied and collected. So इसमें भी क्या कह रहा है? अगर हम it is nothing but the amount paid by the recipient of supply. जो सप्लाई का रिसिपिएंट सप्लायर को देता है एज अ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई विच इज गिवन बाय द सप्लायर, जिसे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई वो है. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द फिगर अपॉन विच टैक्स इज लेवीड एंड कलेक्टेड. वैल्यू ऑफ सप्लाई एक फिगर है जिसपे टैक्स लगता है और हम कलेक्ट करते हैं. एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो टू सर्टेन करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर कलेक्ट लेवी जीएसटी. अब उसके लिए कोई रूल्स तो होनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ सप्लाई लगना किस पे चाहिए, जिसपे जीएसटी वगैरह जो भी टैक्स लगना है वो ढंग से लग सके. ठीक है, आगे है वैल्यूएशन रूल्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स अंडर जीएसटी हैज टू बी चार्ज्ड. वैल्यूएशन रूल्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी रूल्स 2017 फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ supplied by the registered person. It means valuation rules are helpful to determine the value of supply with a value not determined under 15 subsection 1 as mentioned under 15(4) of CGST Act 2017. So इसमें ये कह रहा है कि सिर्फ 15(1) पे हम कोई वैल्यू सप्लाई नहीं निकाल पाते. There are 5 sections here in it. Basically one section which is section 15 and their subpart is divided into 15 subsection 1 to 15 subsection 5. So the valuation rules are covered in 15 subsection 4 and 15 subsection 5. Okay, तो अगर हमें कभी कोई वैल्यू एसिटेन इसमें 15(1) में नहीं हो पा रही है तो हम 15(4) के वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से हम आगे फॉलो करेंगे. ठीक है, तो ये आपके मैं स्पेशली ये आपके ICMAI के स्टडी मैथ्स ही करवा रही हूँ. एंड इसमें आपको और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी और एक रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके, तो मैं आज आपके क्वेश्चंस भी कवर करूंगी साथ में, जिससे आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होंगी. एंड टुडे आई विल कवर 15 subsection 1 to 15 subsection 3, and 15 subsection 4 and 5 is a little bit long because it contains valuation rules, because valuation rules are applicable for CMA Inter, so it take little time. So today I will cover only subsections of section 15 which is from 1 to 3. सो ये आपका बेसिक डेफिनेशन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, इंट्रो था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है. अभी क्वेश्चंस जो हम अभी थोड़ी बाद में करेंगे, पहले हम सबसेक्शंस को कवर करते हुए चलेंगे. ओके, अब आप देखिए इसमें हम चलते हैं 15 सबसेक्शन 1 पे. ठीक है, 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? अंडर जीएसटी द वैल्यूएशन इज डन बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ओनली इफ द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन विद द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड. सोल कंसिडरेशन मीन्स बाय पेइंग जीएसटी ऑन सच कंसिडरेशन देयर इज नो रेवेन्यू लॉस टू द डिपार्टमेंट. अब इसमें फर्स्ट में सेक्शन में आपका ये बोला है कि वैल्यूएशन किस बेस पे होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू किस पे आएगी अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन है एंड जहाँ पे सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है, दे आर अनरिलेटेड पार्टी एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. तो मैं कहूँ अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है और कोई और चीज़ का कंसिडरेशन आपको लेना पड़े, प्राइस के अलावा कोई चीज़ का, कोई मार्केट वैल्यू कुछ लेना पड़े, और जहाँ पे सप्लायर एंड रिसिपिएंट रिलेटेड हों, उस केस में हम वैल्यूएशन रूल्स पे जाएंगे. वो यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू को. ठीक है, अब आप बोलेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है. यहाँ पे दो चीज़ की बात हुई, ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड द रिलेटेड, कौन से रिलेटेड होते हैं. ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शेल बी
The transaction value, that is the price actually paid or payable for the said supply of goods and services where supplier and the recipient of supply are not related and the price is the sole consideration for supply. अब ट्रांजेक्शन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन वैल्यू वही होगी, मैंने अभी जो आपको बोला कि अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा और पार्टी रिलेटेड नहीं होगी. अब आप बोलेंगे रिलेटेड कौन होते हैं? अब हम कैसे कंसीडर करेंगे कि वो रिलेटेड है या नहीं? तो इसके लिए आपकी ये डिफाइन दे रखी है. पर्सन शेल बी डीम टू बी रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस. अगर ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं एक दूसरे के बिजनेस के, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस, वो लीगली पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में. सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं. ठीक है. एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो 25% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स या शेयर्स होल्ड करते हैं. वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर. ऐसे अपने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ी होंगी, बट कहीं कहीं थोड़ा सा वेरी करता है डेफिनेशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़े बहुत सेम्स ही होते हैं. वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर. बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द थर्ड पर्सन. बोथ ऑफ देम है, दो जनों को थर्ड पर्सन से कंट्रोल हो रहा है, तो वो रिलेटेड पर्सन होंगे. टुगेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल और थर्ड पर्सन, वो दोनों एक साथ किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं. एंड दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. ठीक है. तो ये आपके होते हैं रिलेटेड पर्सन्स होते हैं. ठीक है. आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया. तो हम मैं इस पे एक कंक्लूड कर देती हूँ. 15 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है कि प्राइस सोल कंसिडरेशन है और सप्लायर एंड रिसिपिएंट रिलेटेड पार्टी नहीं है. तो हम इसको तभी हम इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर कर पाएंगे. उस केस में 15 सबसेक्शन 1 ही लगेगा. ठीक है. तो ये दो चीज कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो वाली वैल्यू कंसीडर होगी. नेक्स्ट इज 15 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन A of CGST Act 2017. There's a 5 sub clauses in 15 सबसेक्शन 2. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहा है? एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस and charges levied under any law for the time being in force other than CGST, SGST, UTGST, IGST, compensation cess shall be added to the value of supply. अब बोला है any taxes, फिर से पढ़िए, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than CGST, SGST, UTGST, IGST, compensation cess shall be added to the value. उन्होंने कहा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटीज या कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस कोई भी लॉ में है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होंगे अदर देन द CGST, SGST एंड UTGST, IGST एंड कंपनसेशन सेस. मतलब अदर देन GST टैक्सेस के अलावा उसमें वैल्यू सप्लाई में और कोई टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस, चार्जेस हैं वो ऐड होंगे. ओके. ये से 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज है सिर्फ इतना ही कहता है. इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की और जरूरत नहीं आई थी. ठीक है. पहले हम ये सब सेक्शंस कवर कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चंस देखेंगे. सप्लाईज मेड बाय रेसिपिएंट. सेकंड है आपका 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज B ऑफ CGST Act 2017 which is supplies made by recipient on the behalf of supplier. The transaction value will include the amount which the supplier is so liable to pay but has been paid by the recipient of supply. इसका मतलब है कि जो लायबिलिटी सप्लायर पे आनी चाहिए थी वो उसका अमाउंट रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने पे कर दिया. कोई आपको जाके सप्लायर को पे करना था अमाउंट, उस सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट ने पे कर दिया, तो उस केस में वो वैल्यू भी इंक्लूड होगी इन द केस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू. ठीक है. आपको ये पॉइंट और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे. वैसे ये सिंपली ये कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी will include the amount which the supplier is so liable to pay. जो सप्लायर पे करने के लिए लाइबल है but it has been paid by the recipient of supply. but liability सप्लायर की बट रिसिपिएंट ने पे कर दिया, तो ये नहीं कि वो अमाउंट डिडक्ट करके आप वैल्यू पर GST लगाएंगे. नहीं, वो अमाउंट इंक्लूड होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू में जिससे उसके ऊपर GST लगेगा, उसे हटा के नहीं. ठीक है. और अब नेक्स्ट सब सेक्शन आपका नेक्स्ट है, हाँ एक ही नया कॉन्सेप्ट है
it is regarding TCS, it wouldn't be includable in the value of supply under GST. The central government wide corrigendum to circular number 76/50/2018 GST dated 31st December 2018 has clarified that TCS is not a tax on goods but an interim levy on the possible income arising from the sale of goods by the buyer and not to be adjusted against final income tax liability of the buyer. क्या भी ये TCS को हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम वो क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं. हमें उसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है. तो इस पर एक पहले इशू होता था कि GST जो हमें लगाना चाहिए इसको इंक्लूड करके लगाना चाहिए, इसको इंक्लूड नहीं करके लगाना चाहिए. ऑफकोर्स उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया. For the determination of value of supply under GST, TCS under the provisions of Income Tax Act 1961 wouldn't be includable as it is an interim levy not having the character of tax. इंटरिम लेवी की तरह लगाया जाता है. आप इसे इसके ऊपर GST नहीं लगाएंगे. भले ही आप कोस्ट जो भी प्रोडक्ट जिस पे आप लगा रहे हो उसके कोस्ट पे आप ही TCS लगेगा, बट GST आपका इस वैल्यू पे नहीं लगेगा, मेन कोस्ट पर ही लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका है वेट, इस पे क्वेश्चंस भी हैं. सर्कुलर्स मैं अलग से डिस्कस करूंगी. देन है 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज C of CGST Act. The transaction value will include commission and packing charges charged by the supplier to the recipient of supply, and the transaction value to include any amount charged by the supplier for anything done in respect of supply, either at the time or before the delivery of goods or services. एक बार फिर से पढ़िए क्या लिखा है. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा? कमीशन एंड पैकिंग चार्जेस जो सप्लायर चार्ज कर रहा है रिसिपिएंट को, एंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू टू इंक्लूड एनी अमाउंट चार्ज बाय सप्लायर फॉर एनीथिंग डन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई. कोई भी चार्जेस जो भी सप्लाई को डिलीवरी तक पहुंचाने के लिए जो भी चार्जेस लग रहे हैं, चाहे द कमीशन आइदर पैकिंग, उसके पास प्री इंस्टॉलेशन कोई भी चार्जेस लग रहे हैं बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो सब भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होंगे. दिस इज 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ CGST एक्ट. ओके. नेक्स्ट है आपका 15 subsection 2 clause D of the CGST Act 2017, which talks about interest or late fee or penalty for delayed payment. It is specifically provided that the interest or late fee or penalty for delay in payment of any consideration for supply will form part of the value of supply. अब इसमें बोला कि जो इंटरेस्ट और लेट फी है, पेनल्टी है डिलेड पेमेंट के लिए, वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगी. याद है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं 12 सबसेक्शन 6 एंड 13 सबसेक्शन 6 के साथ, जब हमने इंटरेस्ट और लेट फी की बात करी थी कि अगर 180 डेज के अंदर उसे अपना पेमेंट नहीं मिला सप्लायर को तो वो इंटरेस्ट और लेट फी लगा सकता है. और उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? मैंने अभी रिसेंटली किया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो में. वो आएगा तब जब वो इंटरेस्ट आपको रिसीट बेसिस पे मिलेगा, तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा. और इसमें ये बता रखा है कि ये वाला जो है वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बढ़ेगा, GST का पार्ट बनेगा. ओके. और सेकेंड आपका 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज E of CGST Act 2017 talks about subsidy which is directly linked to the invoice. Subsidy provided in any form or manner linked to the supply will also be included in the transaction value. जो भी सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है किसी भी फॉर्म में लिंक टू द सप्लाई विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी. सब्सिडीज विल नॉट, सब्सिडीज पे नहीं लगेगा, सब्सिडी का आपको डिडक्शन मिल जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में. बट और भी कोई अगर आपको किसी NGO से कोई सब्सिडी मिल रही है वो भी वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगी. इट विल बी इंक्लूडेबल इन दैट. ओके. आई थिंक अब आ जाते हैं आपका आज के लास्ट सेक्शन पे, विच इज डिस्काउंट अंडर GST, विच इज 15 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST Act 2017. इसमें 3 केसेस हैं. फर्स्ट इज इफ द डिस्काउंट इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो वो इनवॉइस में आ जाएगा. इट विल बी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस.
तो हम अगर इफ़ द डिस्काउंट इज़ गिवन बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड इज़ रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, वो इनवॉइस में है, रिकॉर्ड कर लिया गया है और वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता है कि डिस्काउंट दिया है। जैसे वैल्यू ऑफ गुड्स इतनी है, डिस्काउंट इतना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू इतनी है, तो वो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू के टाइम पे। अब सेकेंड पॉइंट है, इफ द डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई बट एग्रीड अपॉन बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब आफ्टर सप्लाई भले ही आपको गिवन है बट उसके एग्रीमेंट जो है वो बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका था एंड कैन बी, और वो इनवॉइसेस से स्पेसिफिकली लिंक्ड है टू द रेलिवेंट इनवॉइसेस, तो हम उसका डिडक्शन ट्रांजैक्शन वैल्यू से ले सकते हैं। अब लास्ट केस है, इफ द डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई बट टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे पता ही नहीं कि वो डिस्काउंट देना ही देना, आपने सप्लाई के बाद में दिया और आपका कोई एग्रीमेंट भी नहीं हो रखा था और वो इनवॉइसेस से भी लिंक्ड नहीं है और आपको टाइम ऑफ सप्लाई के बाद पता, उस टाइम पे नहीं पता था, तो वो हम डिडक्शन नहीं लेंगे फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सिंपली मैं कह दूं कि आपको अगर सप्लाई तक अगर आपको सप्लाई के टाइम पे, सप्लाई से पहले या टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे डिस्काउंट पता था या आपका कोई एग्रीमेंट हो रखा था कि पार्टीज के बीच में और वो स्पेसिफिकली लिंक्ड है तो मिल जाएगा, पर लेकिन आफ्टर सप्लाई है ना, आपको उस पर लेकिन उसका कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा था ना आपको टाइम ऑफ सप्लाई के बाद के टाइम पे वो पता था, तो उस केस में वो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, विथ दिस आई हैव कवर्ड सेक्शन 15(1), 15(2) which covers subparts 15(2) subclause A to E, and third is 15 subsection 3 of CGST Act 2017. So इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जिससे आपको मैं जो अभी पढ़ाया है उसका आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वेट, हाँ देखिए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए गोज टू शॉप टू ऑफ मिस्टर बी एंड परचेजेस टेलीविजन, ही पेज अमाउंट ऑफ 50,000 एज कंसिडरेशन for 52 inches LED TV purchase plus GST, where MRP of the product is 65,000 and discount offered to all by 15,000। अभी सप्लायर के टाइम पे पता है आपको, तो इसका डिडक्शन आप सीधा क्लेम कर सकते हैं। As per section 15(1) of CGST Act, the valuation will be as per the transaction value basis. Assume applicable rate of CGST 14% and SGST 14%। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शन वैल्यू 50,000 है, हमें डिस्काउंट पता है तो हम इसका 65,000 था MRP और डिस्काउंट हम अवेल कर सकते हैं। तो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 50,000, ठीक है। MRP 65,000 है, डिस्काउंट ऑफर इतना हुआ, तो नेट कितना बच गया आपका 50,000, उसके ऊपर 14% आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इट विल बी 7,000 एंड 7,000 टोटल इज 64,000। ओके, तो टोटल अमाउंट आपका इनवॉइस का हो जाएगा 64,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल, आई थिंक इसमें कोई खास आपका, हाँ टैक्स एंड ड्यूटीज़ का है। तो इसमें मैंने बोला था कि अदर दैन टैक्स GST के अलावा कोई भी ड्यूटीज़ होंगी वो ऐड हो जाएंगी। अब इसमें एक क्वेश्चन पढ़िए, एडमिशन टू थिएटर इज 90 पर टिकट फॉर अ तमिल मूवी एज वेल एज फॉर हिंदी मूवी प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स at ₹10% on Tamil movie and 20% on other taxes. In the month of November, 2 theaters sold 2,000 tickets of Tamil movie and 1,500 tickets of Hindi movie. Find the value of taxable supply of service. Applicable rate is 18% and 28%. Find the GST liability if any. अब ठीक है, पहले तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लीजिए, बट लेकिन अब इसमें रेट क्या होगा ये भी देखिए। मैंने कहा था टैक्स इंक्लूड होगा, 10% ऑफ तमिल मूवी, तो 10% ऑफ 90, तो 110% कर लीजिए 90 का, ठीक है। जैसे इसमें आपको दे रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए 90 का 10% निकालिए 9, इट विल बी 99। 99 इतनो कितनी वैल्यू ऑफ टिकट सोल्ड करिए 2000 to 99,
और उसकी 1500 थी, आपका वैल्यू कितना था 90, इसके ऊपर 18 पर कितना था, 1 मिनट रुकिए, 20% था उसके ऊपर, तो 20% ऑफ आपका इसका 90 का ले लीजिए, विल बी 18, 108 आपकी वैल्यू हो गई। पर 1500 टिकट थी, टोटल वैल्यू होगी 1,62,000। आपको बोला है सेपरेट, इसके ऊपर अब एक पे 18% लगेगा, एक पे 14% लगेगा, तो हमने दोनों के अलग अलग निकाल दिया। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। ये बहुत ईजी है, आप एक बार करेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, जैसे मैं देख रही हूँ, आप अपनी बुक्स पे देख कर भी इसे समझ सकते हैं। सब आगे नेक्स्ट है आपका जो 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी से रिलेट करता है कि जो सप्लायर की लायबिलिटी सप्लायर के भी आपके रिसिपेंट ने पे किया है। ठीक है, मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर लक्ष्मण फॉर 2,50,000 एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मिस्टर राम इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स इन द प्रेमाइसेस ऑफ लक्ष्मण एंड मिस्टर राम हायर्स, जो सप्लायर है उसने हायर्स किया ट्रांसपोर्टर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब फ्रेट पेड बाय द लक्ष्मण, मतलब रिसिपेंट ने दिया ट्रांसपोर्टर को फ्रेट 250, तो रिसिपेंट ने दिया 250 पर, लेकिन लायबिलिटी तो उसकी थी डिलीवरी तक पहुंचाने की, सप्लायर की, तो ये 2,500 2,50,000 में ऐड हो जाएंगे जब वो इनवॉइस जनरेट करेगा। तो उसके लिए टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स 2,52,500 पे वो जीएसटी लगाएगा। ओके, इसमें रेट नहीं दिया, वरना हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहे हैं। 1 मिनट 15 टू बी। टीसीएस की हमने बात करी थी, चलिए ये भी देख लेते हैं एक बार। एक टीसीएस का क्वेश्चन ले लेते हैं। मोटर व्हीकल वर्थ ₹20 lakh is sold by Messrs Sundar Private Limited to a customer retail market and for which 5 lakh has been paid in cash and balance amount by way of check. So find the following. TCS under section 206C of the Income Tax Act 1961 is applicable in the given case. अब बोल रहा है who is required to collect TCS, value TCS if any, value of taxable supply under section 15 and invoice price of Messrs Sundar Private Limited. और उसने बोला TCS 1% है और GST 28% है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा मोटर व्हीकल का वर्थ रुपीज सोल्ड बाय सुंदर प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें आपका TCS लग जाता है, 1% TCS कलेक्ट करना होता है बायर से, सप्लायर से। कार के केस में सोल्ड करिए, वैल्यू हाई है तो उसमें वो TCS कलेक्ट करेगा 20 लाख पर। ठीक है, तो TCS हम इसमें कहेंगे एप्लीकेबल होगा। इसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स का TCS वाला चैप्टर थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, एंड होप आपने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा ही होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ के इसे रिलेट कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो यस, TCS इज एप्लीकेबल इन द गिवन केस, और 206C इसका सेक्शन है, वो 1% परचेजर से कलेक्ट करेगा एंड वो करेगा बायर से। ठीक है, और कितनी वैल्यू पे करेगा, 20 लाख पे करेगा 1%, और वैल्यू क्या होगी, वो 20 लाख होगी। मैंने आपको हाँ बोला था कि TCS वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगी, GST इसको हटा के ही लगेगा। ठीक है, अब इसमें इनवॉइस प्राइस क्या होगा, अब देखिए इसमें इतना क्लियर करके दे दिया है, 20 लाख है, 20,000 आपने इस पर TCS 1% ले लिया, सब टोटल आपका 20,20,000 हो गया, बट GST आपका 20 लाख पर ही लगेगा। 20,000 विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग GST एट द रेट 28%। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी आ गई 25,80,000। ओके, हमने फिर कमीशन पैकिंग चार्जेस का पढ़ा था कि जो बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज तक जो भी पैकिंग चार्जेस कमीशन होंगे वो सब इंक्लूड होंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं कई सेक्शन, जिससे सब सेक्शन से मैं एक एक एग्जांपल रिलेट कर रही हूँ। इज द सेलर ऑफ फर्नीचर, ही सप्लाइड द फर्नीचर फॉर 5,75,000 टू मिस्टर बी with the condition that to remove old furniture from the premises of Mr. B by charging 55,000। एक सेलर है फर्नीचर का, उसने फर्नीचर 5,75,000 का बी का इस कंडीशन पे दिया है कि वो अपना ओल्ड फर्नीचर अपने प्रेमिसेस से हटा देगा, विद द कंडीशन एंड टू रिमूव ओल्ड फर्नीचर फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ मिस्टर बी बाय चार्जिंग 5,000। वो हटाने के 5,000 चार्ज करे हैं उसने। ठीक है, तो इस केस में
5,75,000 है, 5,000 भी इंक्लूड हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, कोई भी डिलीवरी करने के लिए कोई भी चार्जेस लगे हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। अब आते हैं इंटरेस्ट लेट फीस में बोला कि पेनल्टी इंटरेस्ट है चार्ज बाय द बैंकर फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ ड्यूज सब्जेक्ट टू जीएसटी, इसमें तो कुछ खास है नहीं। अब आते हैं एक सब्सिडी का, आपका जो 5th पार्ट था 15 सबसेक्शन 2 का, जिस भारत गैस सेल्स कुकिंग गैस सिलेंडर सब्सिडी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ कस्टमर्स, सेलिंग प्राइस पर सिलेंडर इज 800, कस्टमर रिसीव सब्सिडी 200 डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हिज बैंक अकाउंट। अब गवर्नमेंट ने उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया, मतलब ये आप सप्लायर के पास नहीं आई है पहले, ठीक है। तो जब सप्लायर के पास आई ही नहीं है तो उसे उसका वैल्यू का बेनिफिट कैसे मिल सकता है। नेट आउटफ्लो ऑफ द, भले नेट आउटफ्लो 600 है, ठीक है, बट उसमें वो उसको जब सप्लायर के पास आई ही नहीं तो वो सीधा रिसिपेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो गई, तो ऐसे उस केस में उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 800 ही रहेगी, 600 नहीं होगी। इसे पढ़ लेते हैं नीचे से कि सिंस द अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द अकाउंट होल्डर एंड नॉट रिसीव्ड बाय द भारत गैस मेकिंग द सप्लाई, therefore such subsidy will not be considered as a part of transaction value as it is not received by the Bharat Gas making the supply। तो इस वजह से ट्रांजेक्शन वैल्यू जो रहेगी 800 पर सिलेंडर रहेगी, ठीक है। ये सेम है, इसी के रिलेटेड सब्सिडी से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं आई थिंक। और मुझे एक डिस्काउंट का लेना है, हाँ एक ये ले लेते हैं हम, डिस्काउंट का ले लेते हैं। Messrs Ashok Enterprises sells mineral water bottles with MRP 20 per bottle. However, customers availing discount of ₹4 per bottle. Availing discount for ₹4 per bottle. अब इसमें आपको पता है, ठीक है। In the month of January 20, Messrs Ashok Enterprise sold 2000 bottles. Applicable rate है GST 18%। अब पता है तो MRP में से हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 2000 इंटू 20 MRP है, 2000 बॉटल्स हैं, तो ये आपकी MRP वैल्यू हो गई। डिस्काउंट आपका 4 रुपये प्रति बॉटल है, 4 इंटू 2000 दैट विल बी 8000। आप नेट आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू आ जाएगा 32,000, जिस पे आपका GST लगेगा एट द रेट ऑफ 18%, दैट इज CGST 9% एंड SGST 9%, ओके। इसमें तो कुछ है नहीं। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेना चाहती हूँ जिसमें आपको, इसमें बोला था ना कि फर्दर डिस्काउंट होगा, हमें सप्लाई के टाइम पे नहीं होगा, तब मतलब किस टाइम पे वो हम उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू में कंसीडर नहीं होगा, हम उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ देखिए, however due to severe cash crunch, Best Cars Limited requests Sundar Automobiles to make the payment within 2 days, promising a discount of 2% on doing so, and Sundar Automobiles makes the payment within 2 days। अब इसमें डिस्काउंट नहीं, हमें पता ही नहीं था टाइम सप्लाई के टाइम पे, अभी कैश क्रंच हुआ एकदम से, इसी एकदम कि तभी हमने रिक्वेस्ट पे, हमने ना तो कोई एग्रीमेंट हुआ, ना इनवॉइस से कोई लिंक्ड है, ना उस टाइम पे वो पता था, तो इस टाइम पे ये वाला डिस्काउंट कंसीडर नहीं होगा द टाइम ऑफ सप्लाई, और इसलिए हम इसे डिडक्शन नहीं ले सकते फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर GST कैलकुलेशन, ओके। तो मैंने ये आपके सारे 15 सबसेक्शन 1 से 15 सबसेक्शन 3 सारे क्वेश्चन कवर कर दिए विद प्रोविजंस, ओके। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कॉन्टैक्ट रख सकते हैं थ्रू मेल which is gyanvidrushi@gmail.com। I will reply as soon as possible। आपको कोई भी क्वेरी आप उस पर मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू।